हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कोऑर्डिनेट के पिछले 2 लेक्चर में हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं का संरेख होना, दूरी सूत्र के द्वारा किसी आकृति का, त्रिभुज का समद्विबाहु, समबाहु या समकोणीय होना, किसी चतुर्भुज का वर्ग, आयत, समांतर या समचतुर्भुज होना, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसी बात से रिलेटेड 7.1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो कि क्लास 10th से बिलोंग करती है को भी कंप्लीटली करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। तो जो आज का लेक्चर है वो क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु अंतः या बाह्यतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन में पहले सूत्र यानी कि अंतः विभाजन को प्रूव करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से कुछ और भी बातें जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 कराएंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। हाँ, साथ में कॉपी पेन रखें, तैयारी साथ में करें। तो चलते हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु किसी अनुपात में अगर डिवाइड करें तो उस बिंदु, तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उसका निर्देशांक क्या होगा, यही बिंदु बनाने के लिए इसका उपपत्ति करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। हम जानते हैं कि किसी बिंदु को दर्शाने के लिए निर्देशांक अक्ष पर हमें जाना होगा। इसके लिए निर्देशांक अक्षों की मदद से हम एक निर्देशांक तल बना लेंगे इस तरह से, एक्स वाई एक्सिस का। जो ये बिंदु होता है इसे कहते हैं मूल बिंदु, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। इसे ही ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक ही जगह पर शून्य हो जाया करते हैं, एक साथ 0 हो जाया करते हैं। तो अभी यहां पर मान लीजिए ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, एक है P और एक है Q। P का निर्देशांक है x1, y1 और Q का निर्देशांक है x2, y2। एक तीसरा बिंदु यहाँ पर R है जिसका निर्देशांक हमें पता करना है, लेकिन जो तीसरा बिंदु है P और Q को m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। तो अब इस R का निर्देशांक क्या होगा ये बताना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लें, x, y। तो तीन बिंदु अपने पास है P, Q, R। R एक ऐसा बिंदु है, तीसरा बिंदु है जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। बिंदु P से x एक्सिस पर, R से x एक्सिस पर और Q से x एक्सिस पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। जब लंब डाल देंगे यहां से, तो अब यहां पर देखिएगा फिर क्या करेंगे, P से इस रेखा पर एक लंब डाल दो और R से इस रेखा पर एक लंब डाल दो। अब जितने बिंदु बनाए हो इनके नाम रख लो। तो नाम रखते हैं, इसका नाम हो गया A, B, C, इसका नाम रख लिया D, इसका नाम रख लिया E। तो इस तरह से PA, RB, QC तीन लंब एक्स अक्ष पर PQR से खींचे गए। ठीक, P से RB पर या BR पर एक PD लंब, इसी तरह R से QC पर RE लंब खींचा गया है। अब क्या करेंगे जरा नोटिस करें यहां से, तो देखिए जरा। तो चूंकि जो P है उसके निर्देशांक x1, y1 है एंड Q के निर्देशांक x2, y2 है। बिंदु R PQ को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इसके बाद विभाजित करने के बाद हमें आवश्यकता तो R की है, मान लेंगे। माना R का अभी निर्देशांक क्या है, x, y। चित्र में देख सकते हो, पहले भी बता दिया। माना R जो है वो क्या है, x, y। तो अब यहां से नोटिस करो, तो O से A की जो लंबाई है वो कितनी होगी, P के भुज के बराबर, P के भुज के बराबर, और कितनी होगी, x1। अब बताओ उस मूल बिंदु O से B की दूरी कितनी होगी, यानी कि OB की लंबाई कितनी होगी, तो R के भुज के बराबर, और वो है x। ऐसे ही बिंदु C की दूरी O से कितनी होगी, तो Q के भुज के बराबर, यानी कि x2। अब यहां से जब OA हो गया x1,
OB हो गया x, OC हो गया x2। तो अब आप बता सकते हो कि AB की लंबाई कितनी। AB की लंबाई जो होगी वो x माइनस x1 होगी। इतनी लंबाई से इस लंबाई को घटा देंगे, ये बच जाएगी। फिर आप पूछे तो BC बताइए, तो x2 में से अगर x1 यानी कि OC में से अगर OB को कट कर दें तो BC बचेगी, यानी कि x2 माइनस x बचेगी। तो यहां से क्या बनेगा, डायरेक्टली अगर लिखें तो यहां से जो ए बी बना, ए बी बन गया आपका क्या, x माइनस x1। और बी सी क्या बन गया, बी सी बन गया x2 माइनस x। अब फिर नोटिस करिए, जरा फिर नोटिस किया जाए तो अब बताइए यहीं से कि एपी की लंबाई कितनी है, तो इसके कोटि के बराबर। बी आर की लंबाई कितनी है, इसके कोटि के बराबर y। और यहाँ पर QC कितनी लंबाई है, y2। ये हाइट है y1, ये है y और ये है y2। इस तरह से अब आपसे पूछें कि RD और QE बताइए, तो RD आप क्या बताओगे, RD आप बताओगे y माइनस y1। क्या बताओगे, y माइनस y1। और QE क्या बताओगे, QE बताओगे y2 माइनस y2 माइनस y। इस तरह से आप जरा देखो, त्रिभुज PRD और त्रिभुज QRE में ये दो कोण 90 अंश हैं। इसी के साथ PD और RE जो है समांतर रेखा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण हो जाएंगे। और इस बेस पे जब ये कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो त्रिभुज PRD QRE के समरूप होगा। पिछले चैप्टर त्रिभुज में क्या बताया है कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो समरूपता की डबल ए कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहां पर जो त्रिभुज PRD और QRE है समरूप है, तो लिखोगे चूंकि त्रिभुज PRD समरूप है QRE के, जब QRE के समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं मेरे भाई आनुपातिक होंगी। जब आनुपातिक होंगी तो PD बटे RE, तो PD बटे RE बराबर RD बटे QE बराबर PR बटे QR। अब इनके मान अगर रखो तो जो PD है वो क्या है, समझने की आवश्यकता है। तो जो PD है वो किसके बराबर है, AB के। और AB कितनी है, x माइनस x1 बटे RE बोले तो BC, और BC कितना है, x2 माइनस x1। यहां लिख देंगे x2 माइनस x2 माइनस x माइनस x इक्वल टू RD कितना है, RD आप बना चुके हो, वो है y माइनस y1 अपॉन QE कितना बनाए हो, QE बनाए हो y2 माइनस y इक्वल टू PRM1 QRM2 ये बना लिया। अब क्या करना, दो दो पदों को यानी कि पहला और अंतिम एक साथ, फिर दूसरा और अंतिम एक साथ लेना। तो लिख लेंगे, जब पहला, बस कहानी यहीं तक समझने की थी, फिर तो केवल सॉल्व करना रह जाता है। तो जब x माइनस x1 बटे x2 माइनस x इक्वल टू m1 अपॉन m2, क्रॉस वाला जरा गुणा करोगे तो क्या बनेगा, तो क्रॉस वाला गुणा करने पर बनेगा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। ऐसी दशा में x वाले एक पास करना, बाकी सब दूसरी तरफ करना, यानी कि m1x इधर ले आओ, m2x1 उधर ट्रांसफर कर दो। जब ऐसा करोगे तो इधर लेफ्ट में ऑलरेडी है m2x, प्लस में आएगा क्या, m1x इज इक्वल टू उधर है m1x2 प्लस m2x1। यहां से अगर x कॉमन ले लें तो बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। इसके बाद x रोक लो, तो जब x रोक लोगे तो बना क्या, ये जो ब्रैकेट है गुणे में उधर बटे में भेजोगे, तो x बराबर बनेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आ गया, x का मान आ गया इन दो पदों को एक साथ लेने पर। अब दूसरा और तीसरा एक साथ लेने पर,
और जब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा में दूसरा पद है y माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब यहां से फिर क्रॉस वाला गुणा करोगे, जब क्रॉस वाला गुणा करोगे तो इधर बन गया m2y, इसका गुणा इससे करने पर माइनस m2y1 इज इक्वल टू, इधर से करोगे तो m1y2 माइनस m1y। अब दोनों तरफ से जो y वाले पद हैं एक तरफ कर लो, यानी कि वो y वाला पद राइट साइड वाला लेफ्ट में ले आओ, ये y1 m2 y1 उधर ट्रांसफर कर दो। तो जब वो इधर आएगा तो इसके साथ y कॉमन बनेगा, और जब y कॉमन बनेगा तो ब्रैकेट में बनेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर m1y2 ये प्लस में जाएगा, क्या बन जाएगा m2y1। अब ये ब्रैकेट उधर बटे में भेज दो, तो y बराबर बन जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, और इसी के साथ y का भी मान आ चुका है, x भी आ गया y भी आ गया। तो अतः PQ के अंतः विभाजन बिंदु R का निर्देशांक, तो जो R का निर्देशांक है वो क्या बनेगा x कामा y के रूप में, और x कामा y में x क्या आया ये आया है, y क्या आया ये आया, यानी कि ये कॉमा ये। तो यहाँ से बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी के साथ अंतः विभाजन का जो बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक हम सत्यापित कर चुके हैं। तो समझना था थोड़ा अंतः विभाजन क्या है, फिर से समझते हैं। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं P और Q, एक तीसरा बिंदु यहाँ पर स्थापित हो जाता है, तो इस PQ के कितने टुकड़े हुए, दो टुकड़े हुए, एक यह और एक यह, इसकी लंबाई कुछ है इसकी लंबाई कुछ है, तो इस तरह से दो अभाज्य संख्याओं का अनुपात ही विभाजन अनुपात होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक ही तो पता करना है, वो हम हल कर रहे थे। तो एक होता है अंतः विभाजन, एक होता है वाह्यता, यानी कि एक ऐसा बिंदु जो अंदर आकर दोनों के बीच कहीं आकर के उसे विभाजित करे, एक यह भी हो सकता है कि बाहर से डिवाइड करे। अब सपोज दैट ये है PQ, अब तीसरा बिंदु जो है वो कहाँ पे है, बाहर से डिवाइड करता है, यानी कि यही R m1 और इसके साथ m2 m1 अनुपात m2 का अनुपात रखता है। फिर R का निर्देशांक निकालना हो, ऐसी दशा में सब कुछ ठीक चलेगा, Q को इधर कर देना, R को उधर कर देना, हल करते चले जाना, प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो करना, और जहां जहां प्लस दिख रहा है ना माइनस कर देना, वह विभाजन बन जाएगा। तो ये तो था दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु जब अंतः विभाजित करता है तो उस अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, और फार्मूला याद करने के लिए बस एक लाइन थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन के साथ आप देख लें, फार्मूला याद हो जाएगा। क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर से m1 x2 प्लस m2 x1। तो क्या नोटिस कर रहे हो, m1 के साथ जब पहला बिंदु बना रहे हो यानी कि पहला मान भुज बना रहे हो अगर, तो m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 अपॉन में क्या सिमिलर है m1 प्लस m2। अभी ये था भुज, अब अगर कोटि में है तो m1 के साथ x2 था, कोटि में y2 हो जाएगा, m2 के साथ x1 था, कोटि में y1 हो जाएगा। अंतः विभाजन के लिए इनमें प्लस रहेगा, वाह्यता विभाजन के लिए इन्हीं प्लस की जगह सब माइनस हो जाएगा। तो ये तो था अंतः विभाजन का सूत्र। वाह्यता विभाजन में क्या, जहां जहां प्लस है माइनस करके आप बना सकते हो। आप एक बार इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करते हैं। अंतः विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है इस पर किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन एक डायरेक्ट पूछ सकता है कि दो बिंदुएं हैं को मिलाने वाली एक रेखा है, कोई एक तीसरा बिंदु 3:4 में विभाजित करता है, उसे अंतः विभाजन, उस अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे और सवाल लग जाएगा। अब इसके बाद वाह्यता विभाजित करता है तो ऐसे में माइनस करना,
अब कंडीशन ये है कि अंतः विभाजन का सूत्र कब लगाएं और बाह्यता विभाजन का सूत्र कब लगाएं, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न में कहता है कि अंतः विभाजन तो प्लस के साथ जाना है, बाह्यता विभाजन, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन तो माइनस के साथ जाना है। कुछ भी अगर नहीं कहता है तो प्लस के साथ जाना है। जी हाँ, अगर अंतः विभाजन कहे तो प्लस वाला फार्मूला, बाह्यता कहे तो माइनस वाला फार्मूला, और अगर कुछ भी ना कहे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस वाले के साथ हमेशा जाइएगा, क्वेश्चन सही आंसर देगा, आप लगाएंगे उसे। दूसरा टाइप ये है कि क्वेश्चन ऐसे देगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु डिवाइड करता है, तीसरा बिंदु भी पता है, लेकिन वह तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात बताइए। यानी कि अगर दो बिंदु आपको मिल गए x1 y1 p के रूप में और q के रूप में x2 y2, इस तरह से मिल गए, तो अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु r x y है, बट अनुपात नहीं पता है। जब अनुपात नहीं पता है तो माना अनुपात ये लिखते हो, लिखोगे माना रेशियो क्या है m1 अनुपात m2। तो अब अगर ऐसा ना मानो, सलाह है, तो अब क्या मानोगे, तब आप मानोगे k अनुपात 1। क्यों मानोगे, इससे आपका जो प्रोसीजर है छोटा होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो छोटा होता है। अभी यहाँ पर m1 और m2 का अनुपात निकालोगे, यानी कि यहाँ दो पदों के मान निकालोगे, यहाँ केवल k का मान निकालोगे और आसानी से अनुपात बना पाओगे। यानी कि अगर k अनुपात 1 में वह बिंदु इसे डिवाइड करे तो उस बिंदु का निर्देशांक बनता है, इसे m1 कॉल करके इसे m2 कॉल करके बनाएंगे तो बन जाएगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब ऐसे में केवल k का मान अगर पता चल जाए तो अब यहां से हम अनुपात बना सकते हैं। तो सिंपल है, बस एक दो क्वेश्चन की करने की जरूरत है और इजीली आप इन मेथड को सीख जाएंगे और अच्छे से कमांड भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं ना इसी से रिलेटेड अगले एक्सरसाइज को लेकर के। तो अभी कुछ और डिटेल कर लें इसी बात पे। तो चलिए, तो अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अगर अनुपात इस तरह का मिल जाए, किस तरह का, 1 अनुपात 1, तो जो यह अनुपात है इससे बाह्य विभाजन परिभाषित नहीं होगा, बाह्य विभाजन संभव नहीं है। इस अनुपात यानी कि दो समान संख्याओं का अनुपात अगर मिले 1 अनुपात 1 या 2 अनुपात 2, बात बराबर है, तो ऐसे में बाह्य विभाजन परिभाषित नहीं होगा। अब कहोगे कैसे नहीं होगा, तो दोनों के चित्र समझते हैं। तो ये है पी क्यू की रेखा, एक तीसरा बिंदु आर है जो इन्हें डिवाइड करता है, इसे m1 भाग में और इसे m2 भाग में। ठीक, एक अन्य रेखा खींचें पी क्यू इस तरह से, और यहां पर एक तीसरा बिंदु बाहर से इन्हें डिवाइड करता है m1 और m2 के भाग में। तो r से p का जो भाग है वो m1 है और r से जो q का भाग है वो m2 है। अब आप जरा नोटिस करो यहाँ दोनों की लंबाई में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्या m1 m2 यहां बराबर हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, r इसका मध्य बिंदु हो सकता है। अब यहां देखिए, क्या m1 और क्या m2 कभी भी बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जब कभी बराबर ही नहीं हो सकते तो समान अनुपात कैसे मिलेगा? यानी कि यह बात क्लियर है कि समान संख्याओं का अनुपात अगर मिले, अनुपात जो होगा वो बाह्य विभाजन ना होकर के अंतः विभाजन होगा, बाह्य विभाजन यहाँ परिभाषित नहीं होगा। चलिए कुछ और डिटेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगली क्या बात है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि दो बिंदु हमें मिले हुए हैं, कौन कौन से? यही दो, P और Q, x1 y1 और Q x2 y2। ठीक, तो यहाँ पर ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात पर विभाजित करती है? तो x अक्ष को जिस अनुपात पर विभाजित करती है, अनुपात पर विभाजित करती है वह क्या है? ध्यान से समझिएगा। तो जब x अक्ष कहे और जब y अक्ष कहे, दोनों लिख देते हैं, x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए। तो x अक्ष के लिए यहां माइनस, यहां माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट। अब यहां पर x है y1 बटे y2 करना, y है x1 बटे x2 करना,
कहानी खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर P है 3, -4 और एक बिंदु है -4, 5 इस तरह से। अब कह दे कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो एक्स अक्ष के बारे में अगर कहे तो लगाना माइनस और ब्रैकेट। एक्स अक्ष तो y1/y2 चिन्ह सहित उठाना -4/5। तो ऐसे में ये हो जाएगा 4/5। तो एक्स अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है 4:5 में। चित्र से भी समझेंगे अभी। अब आ जाओ वाई अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो ये लगा देना माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, बस एक लाइन का याद रखिए। टेक्निक से सीधे आप आंसर क्लिक करके आओगे। तो ये कर दिया माइनस। अब x1/x2 तो 3/-4 ही हो जाएगा प्लस का। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा 3/4। चलिए समझते हैं इसको निर्देशांक तल पर x अक्ष और ये y अक्ष यहां समझते हैं। तो ये दो बिंदु है। तो 3, -4 3, यह किस चतुर्थांश से बिलोंग करता है चौथे चतुर्थांश से बिलोंग करता है। तो 3, 4 लगभग यहां कहीं अगर हम सपोज कर लें बिंदु P को। क्यू क्या है -4, 5 ये दूसरे चतुर्थांश में है। जब दूसरे चतुर्थांश में है -4, 5 तो -4, 5 लगभग यहाँ कहीं होगा। अब इन दो बिंदुओं को जरा इस तरह से मिला दीजिए। तो लगभग यह मूल बिंदु अलग रहेगा, थोड़ा सा इधर होकर के जाएगा। अगर यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाने लगेगी तो ऐसे में अंतःखंड 0 हो जाएगा। अंतःखंड 0 हो जाएगा। वो रेखा के समीकरण के बारे में थोड़ा डिटेल है, वो आप 11th की क्लास में या इसके अगले लेवल में पढ़ेंगे, जो अब 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। कभी था अब नहीं है। तो फिलहाल हमें चित्र से समझना है। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये बिंदु आर ले लो, ये बिंदु एस ले लो। तो आर एक्स अक्ष है और जो एस है वाई अक्ष है। तो आर इसे किस अनुपात में यानी कि एक्स अक्ष से किस अनुपात में डिवाइड करता है 4:5। ये भाग बटे ये भाग करोगे तो 4/5 आता है। तो ये समझना था। या फिर आप इससे थोड़ा दूरी से समझ लें, यहां ना समझ करके आप यहाँ क्यों समझे और यहाँ पी। तो एक्स अक्ष 4, 5 के भाग में, ये भाग 3 और 4 के भाग में इसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो था कुछ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में डिवाइड करती हैं। तो एक्स अक्ष -y1/y2, वाई अक्ष -x1/x2 के अनुपात में डिवाइड करती हैं। एक अनुपात एक वाह्य विभाजन को परिभाषित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है विधिवत आपको रीजन के साथ बताया गया है। चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सपोज दैट कि दो बिंदु जो हैं वो P और Q हैं, वही सपोज कर लो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर ऐसे ये हो गया P, ये हो गया Q। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का हो गया x2 और y2। एक तीसरा बिंदु यहाँ ले लिया R। ठीक है, इस बिंदु R का निर्देशांक बताइए। ये मध्य बिंदु कब होगा जब ये दोनों दूरियां पी आर और क्यू आर बराबर होंगे। यानी कि अब यहाँ मध्य बिंदु आपको बनाना है। तो मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, मध्य बिंदु आर का निर्देशांक आप समझिएगा जरा। सपोज करिए ये भाग m1 है, ये भाग m2 है। तो मध्य भाग का निर्देशांक के लिए ऐसे में क्या होगा, m1 और m2 जो है दोनों ही बराबर होंगे। वो तीसरी एक राशि m के बराबर आप मान लो, यानी कि दोनों की जगह पर m अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से बिंदु जो r बनेगा वो क्या बनेगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 अंतः विभाजन, क्योंकि r इनके कहाँ है मध्य में है कि बाहर, मध्य में है इसलिए प्लस कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 m2 की जगह पर m रख दो। तो ऐसे में क्या बन जाएगा mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस m, सभी जगह पर m आ जाएगा। my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m, दोनों के हर समान है 2m बन जाएगा। तो अब यहां से m कॉमन भी तो हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो x2 प्लस x1 बचा, बोले तो x1 प्लस x2, यार क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 2m कॉमा m कॉमन हो गया। ये बन गया m1 प्लस m2, सॉरी
यहां से जब m कॉमन लोगे तो बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन, तो 2m चल ही रहा है। अब बस सिंपल, इस m से ये m, इस m से ये m कैंसिल, और मध्य बिंदु r का निर्देशांक जो बनेगा वो बनेगा x1 प्लस x2 बटे 2 कमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, भुजों का योगफल बटे 2, कोटियों का योगफल बटे 2 करने से मध्य बिंदु का निर्देशांक बन जाता है। तो ये तो था मध्य बिंदु का। अब आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर कोई बिंदु सपोज दैट इस तरह से हो, P Q दो बिंदु वही है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। एक तीसरा ऐसा बिंदु है यहाँ पर R जो इसे 1:2 के अनुपात में, या एक बिंदु एक ऐसा है S जो इन्हें 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो 1:2 का अनुपात या 2:1 का अनुपात। तो जब कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे तो ऐसे पॉइंट्स को त्रिभाजन पॉइंट, ट्राइसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे में सिंपल है ना, m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, अगली दशा में m1 ये m2 वो। तो ऐसे में तो बिंदु r बन जाएगा m2x1, तो 2x1 प्लस m1 x2, तो m1 तो 1 है तो ये x2 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 करोगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही आगे 2y1 प्लस y2 कैसे हो जाएगा, m2x1, m2x1 से अब m2y1 प्लस m1 y2 तो 1, और y2 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से 3 हो गया, तो ये हो गया r। ऐसे ही s क्या बनाओगे, अब ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा, 2 उसके पास डाल दो, 1 इसके पास ले आओ। x1 प्लस 2x2 अपॉन 2 प्लस 1 करोगे तो 3 ही रहेगा, y1 प्लस 2y2 अपॉन 3। इस तरह से r और s बन गया। तो जब कोई बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 या 2:1 के अनुपात में डिवाइड करे तो उस बिंदु को त्रिभाजन बिंदु, ट्राइसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये तो था त्रिभाजन बिंदु। अब चलते हैं अगले स्टेज पर। अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेज ये है मेरे भाई, सपोज दैट ये है P बिंदु, ये है Q बिंदु, यहां पर ये दो बिंदु ले लो R और S। इफ यहां से पी आर, आर एस, क्यू एस सभी टुकड़े बराबर हों, सभी टुकड़े बराबर यानी कि पी आर बराबर आर एस बराबर क्यू एस, तो ऐसी दशा में जो आर एस का मध्य बिंदु होगा वही पी क्यू का भी मध्य बिंदु होगा। यह जो बिंदु टी है, पी क्यू का अगर मध्य बिंदु है तो आर एस का भी मध्य बिंदु होगा। कब, जब यह तीनों टुकड़े आपस में बराबर हो जाएं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे आप तो टी, पी क्यू व आर एस दोनों का मध्य बिंदु होगा या मध्य बिंदु है। तो ऐसी दशा में यह भी ध्यान दें कि अगर पी आर, आर एस, क्यू एस आपस में बराबर हैं तो जो टी है वो पी क्यू और आर एस का मध्य बिंदु होगा, सेम पॉइंट होगा। ठीक, तो अब अगला पॉइंट क्या, अगला जो पॉइंट मिलता है यहां से चतुर्भुजों के आकार पर है, यानी कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज होने की कंडीशन पर है। विभाजन बिंदु का सूत्र उपयोग करते हुए कैसे इसको डिसाइड करें कि ये समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, आयत है। अभी तक दूरी सूत्र का उपयोग कर रहे थे, अब अगली कुछ बातें। तो अगली बात क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं पर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इन चार आकृतियों में क्या नोटिस किए हो, आयत और वर्ग में सब बराबर, भुजा भुजा के साथ, विकर्ण विकर्ण के साथ। आयत में क्या नोटिस किए हो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। वर्ग में समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर तो हो जाती हैं पर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब इन चारों का एक खास पॉइंट क्या है, इसे ही समझना है। वो चाहे समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई फर्क नहीं। इन चारों में एक बात कॉमन है कि जो इनके विकर्ण हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। नोट कर लें इस बात को, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन चारों के जो विकर्ण हैं
परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ये अपने अपने भाग में बराबर टुकड़े में बट जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाए और इसका विकर्ण कुछ इस तरह से है, ठीक। तो ए बी सी डी और ये ओ पर काटते हैं, यानी कि ए बी सी डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं, तो ऐसी दशा में ए सी विकर्ण ओ ए ओ सी के बराबर, बी डी विकर्ण का भाग ओ बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। यानी कि विकर्ण बी डी के जो दो टुकड़े हुए ओ बी और ओ डी आपस में बराबर, एसी के दो टुकड़े हुए ओ ए ओ सी ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही वर्ग में होगा, समचतुर्भुज में होगा, आयत में होगा, ठीक। तो अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, चाहे वो वर्ग हो, लिख देते हैं वर्ग या आयत या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज के तीन शीर्ष क्रमशः सपोज कर लीजिए ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, सी हो गया x3 y3। तो चौथा शीर्ष जो डी बनेगा वो बनेगा x1 माइनस x2 प्लस x3 कॉमा y1 माइनस y2 प्लस y3, ये बनेगा आपका चौथा शीर्ष उनमें से किसी का। कब? जब इनके तीन शीर्ष क्रमशः दिए हों। यह एक ऐसा फार्मूला आपको दे दिए हैं जो जीवन पर्यंत काम आएगा। आगे आप जब मैथ से फिजिक्स से जुड़े रहेंगे तो इस तरह की जब आकृति आएंगे तो चौथा शीर्ष पूछने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। 12th की क्लास में, 11th की क्लास में जो 3D टॉपिक है वहां पढ़ने को पाओगे अगर मैथ से जुड़े हो। फिजिक्स में भी हो सकता है मिले, खैर। तो अभी ये देख चुके हो। अभी आप क्या ये भी जाने हो कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऐसा बन पाया है, ठीक है। अगली खास बात, अगर कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए हों, तब पूछ ले केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तब त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसका निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरह से आप क्या नोटिस कर रहे हो, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, भुजों का योगफल बटे 3 कॉमा कोटियों का योगफल बटे 3। तो ये तो थे आज के लेक्चर के कुछ फीडबैक रिलेटेड फार्मूला, कुछ डिराइव किए हैं, कुछ समझाए हैं, डिटेलिंग किए हैं। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक करके जाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, इसी टॉपिक से रिलेटेड NCERT एक्सरसाइज 7.2 कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।